क्लास ले रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग। क्या आप सब तक मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, अगर आवाज़ क्लियर है तो चलते हैं हम लोग। सब लोग एक बार रिप्लाई दीजिए जल्दी से। अगर आवाज़ क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नए चीज़ों को पढ़ने के लिए, जहाँ तक कल हमने ख़त्म की थी उसके आगे। क्या सब कुछ सही है? आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? अगर हाँ क्लियर है तो आ जाइए, समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग में आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, यूट्यूब पर लाइव नहीं हो सकते और ऐसे भी रेगुलर वीडियोस यूट्यूब पर नहीं जाते हैं, तो ऐप पर ही हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ा था बाबू, वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ा था। तो जो वृषण है इसका संरचना हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था? तो वृषण है वो कैसा पढ़ा था भाई, ध्यान देना। जो वृषण है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो वृषण है, इसके पास इसके पास कुछ चीजें हैं जो हमें आगे की ओर पढ़ने हैं। वृषण के अंदर, वृषण के वृषण का क्या लिख देते हैं? आंतरिक, या वृषण का आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना का अध्ययन, संरचना। तो बाबू, कल जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर बना दे रहे एक फिगर। एक इस तरह की संरचना बनी हुई थी, इस तरह की संरचना बनी हुई थी। इसे हमने क्या नाम दिया था बाबू? वृषण नाम। ठीक है। अब इस वृषण के आंतरिक भाग में ध्यान दीजिएगा। एक ऐसी वृषण के आंतरिक भाग में एक ऐसी पतली सी ऐसी पतली सी संरचना बनी होती है। और थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ऐसी पतली सी संरचना बनी होती, और ये संरचना जगह जगह पर ऐसे खांच का निर्माण करती है। और ये संरचना जगह जगह पर ऐसे खांच का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे खांच का निर्माण करती है, ऐसे खांच का निर्माण। यहाँ तक क्लियर है बाबू? इस खांच को हम लोग क्या कहते थे? इस वाले इस वाले भाग को हमने जो नाम दिया था बाबू, उसका क्या नाम दिया था? ट्यूनिका, ट्यूनिका पेजेनेलिस। रिवाइज करा रहे हैं पीछे से। और इस वाले का नाम दिया था बाबू, नीचे वाले का, नीचे वाले का नाम दिया था, इस वाले सतह का, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजी। और इसके साथ ये जो खाली ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है,
इस वाले भाग को हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को, संपूर्ण भाग को आप क्या कहते हैं? कहते हैं वृषण पालिका। क्या कहते हैं? वृषण पालिका। अब बाबू, प्रत्येक वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका में, प्रत्येक वृषण पालिका में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृषण पालिका में, ठीक है, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3, प्रत्येक वृषण वृषण पालिका में 1 से 3, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 तरह की अति कुंडलित, तरह की अति कुंडलित, इस तरह की अति कुंडलित संरचना वाली क्या पाई जाएगी? नलिका पाई जाती है। ये नलिका हो गई। और ये सारे एक दूसरे से इस प्रकार अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर ये ऐसा खांच बना देते हैं। तो ये खांच बनाते हैं ये वाला भाग में, ये वाला भाग जो है, ये वाला, ये इतना वाला भाग, यहाँ पर जो खांच बन रहा है, ऐसा खांच बन जाता है, ये रेटे वृषण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबका? इसे क्या कहते हैं बाबू? रेटे वृषण का। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं सूत्र जनन, जनन नलिका, जो कल पढ़ाए थे, सूत्र जनन। और इसको हम कहते हैं रेटे वृषण, रेटे वृषण। क्या यहाँ तक क्लियर है? सब लोग आंसर दीजिए जल्दी से। यस सर, क्लियर है। अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, रिप्लाई दीजिए जल्दी जल्दी। क्लियर है? ये जो वृषण है, इसके बारे में कल पढ़ा चुके कि ये वाला बाहर का जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? वो ट्यूनिका वेजिनेलिस, और अंदर वाले भाग को ट्यूनिका एल्बुजिन। लेकिन ये जगह 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 तो दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका। क्या कहते हैं? वृषण पालिका। और इसके बाद ये जो खांच वाला भाग है, ये जो खांच बना हुआ है, इसको शुक्रजनन नलिका कहते हैं। ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये शुक्रजनन नलिका है, ये शुक्रजनन नलिका है, ये शुक्रजनन नलिका है। अब इस शुक्रजनन नलिका के साथ यहाँ पर इस तरह की कोशिका पाई जाएगी, और इसी कोशिका को हम लोग कहेंगे कौन सा? लीडिंग कोशिका। क्या कहेंगे? लीडिंग कोशिका। क्या कहते हैं? लीडिंग कोशिका। अब यहां तक कल हम पढ़ा दिए थे, आप लोग एक बार रिप्लाई दीजिए। यहां तक कल हम लोग पढ़ा दिए थे। अब इसके आगे आज चलने की बारी है, इसके आगे चलने की बारी है, ठीक है? तो बाबू अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप रिवीजन यहां तक हो गया। अब बाबू क्या है, ठीक है, अब क्या है, इस पेज को हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये पीछे से रिवाइज कर रहे थे। अब यहां के बाद बाबू क्या है कि ध्यान देना है, जो वृषण है, वृषण, इस वृषण के आंतरिक भाग में 3-4 चीजों को समझ। वृषण है, इस वृषण के आंतरिक भाग में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। टेस्टेस है, इसके आंतरिक भाग में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। क्या क्या चीजें हैं भाई? तो सबसे पहले टेस्टेस के अंदर क्या होता है? टेस्टेस के अंदर होते हैं जनन, टेस्टेस के अंदर क्या होंगे बाबू? जनन। इसके बाद टेस्टेस के अंदर अगला चीज क्या होगा? टेस्टेस के अंदर होगा लीडिंग कोशिका, या इसी कोशिका का एक और नाम है अंतरा, अंतरा कोशिका। यहां तक ठीक है? इसके बाद इसी के अंदर एक और चीज है बाबू, उसका क्या नाम है? रेटे वृषण। और इसी के अंदर एक और चीज है बाबू, इसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज है बाबू, क्या है वो? ध्यान दीजिएगा। और चीज क्या है भाई? और चीज क्या है? ध्यान दीजिएगा। और चीज क्या है? रेटे वृषण प्रवाहिका।
शुक्र जनन नलिका। इस शुक्र जनन नलिका के विषय में कहा जाता है कि संख्या 750 तक हो सकती। एक वृषण में संख्या कितनी हो सकती है? 750। अब ये जो शुक्र जनन नलिका है बाबू, यह अति कुंडलित संरचना या अति कुंडलित संरचना संरचना वाली नलिका है। जहां शुक्राणु का क्या क्या होता है बउआ? निर्माण होता है। ध्यान देना है बउआ। इस भाग में किसका निर्माण हो रहा है बउआ? शुक्राणु का। किस भाग में? शुक्र जनन नलिका में। अब बउआ शुक्र जनन नलिका कैसन रहेगा देखिएगा। शुक्र जनन नलिका की संरचना कैसा रहेगा? एक ऐसा पाइप समझ, ऐसा पाइप, ऐसा कुंडलिक पाइप रहे, ये शुक्र जनन नलिका है। ऐसा कुंडलिक, गुड इवनिंग, पार्वती, पानी, ऋतु, संदेश, सभी को गुड इवनिंग। धीरज, देखिए यहां तक समझ में आ रहा है। अब एक वृषण में ऐसा कितनी संख्या है? 750। अब इसके द्वारा क्या निर्माण किया गया? शुक्राणु। तो शुक्राणु जब परिपक्व होगा तब उसको शुक्राणु कहेंगे। जब इसके द्वारा शुक्राणु बनाया जाएगा उसका कुछ नाम होगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार पहले इन पांचों को समझाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलेंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग है लीडिंग कोशिका। यह शुक्र जनन नलिका के नजदीक उपस्थित कोशिकाएं हैं। जो संयोजी उत्तक के रूप में संयोजी उत्तक के रूप में आगे इसका एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या होता है? यह जाल नलिका के रूप में होता है, जो शुक्राणु को संचित करता है कुछ समय के लिए। और ये बबुआ क्या करता है? इसका काम है शुक्राणु को वृषण से अधिवृषण तक पहुंचाना। ठीक है बबुआ, यहां तक आप लोगों का क्लियर है? एक बार क्लियर है तो यस लिखिए। क्लियर है तो यस लिखिए जल्दी से। देखिए अब बाबू एक एक करके पढ़ते हैं। तो
पहला की ओर चलते हैं। तो पहला हमारा है, क्या है? जनन, प्रजनन, प्रजनन। बाबू जो शुक्र जनन नलिका है के विषय में हमने क्या बताया? इस संख्या कितनी हो गई बउआ? 7। एक वृषण में कितनी हो गई? अब बउआ इसकी जो संरचना होगी बउआ, वो क्या होगी? कुंडलिक होगी। इस प्रकार की अगर संरचना देखे आप, तो ये इस प्रकार का कुंडलिक होगा, इस प्रकार का कुंडलिक होगा। अब इसके अंदर क्या निर्मित होंगे? अंदर में प्राणु निर्मित होंगे, प्राणु निर्मित होंगे। तो निर्मित शुक्राणु है के अंदर क्या निर्मित होंगे? प्राणु का क्या होगा? प्राणु का क्या होगा बउआ? निर्माण होगा, प्राणु का निर्माण होगा। तो अपरिपक्व, ये परिपक्व नहीं होगा बाबू। प्राणु का निर्माण होगा जो क्या होगा? अपरिपक्व होगा। ठीक है। अब इस कारण से अपरिपक्व शुक्राणु को अपरिपक्व शुक्राणु को प्राणु को अपरिपक्व जो स्पर्मेट का बोलेंगे। और स्पर्मेटोजोआ से क्या बनना है हमें? स्पर्मेटोजोआ से ही स्पर्म बन। अब ये प्रक्रिया जो अपरिपक्व शुक्राणु है, से परिपक्व शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुक्र जनन नलिका का इतना काम, प्राणु बनाए, चाहे वो परिपक्व है। अब इनके जो अपरिपक्व शुक्राणु हैं, ध्यान दीजिएगा, के जो अपरिपक्व शुक्राणु हैं, ध्यान दीजिएगा बुआ, तो इनके अपरिपक्व शुक्राणु हैं। कैसे शुक्राणु? अपरिपक्व शुक्राणु, अपरिपक्व शुक्राणु सर्टोली कोशिका के पास पहुंच, कोशिका के पास से हैं। तो अब क्वेश्चन ई उठता है बबुआ, तब सर्टोली कोशिका कहाँ होता है? तो सर्टोली कोशिका कहाँ होता है बबुआ? जनन नलिका, सर्टोली कोशिका प्रजनन नलिका में पाया जाता है, पाया जाता। प्रजनन नलिका में क्या पाया जाता है बबुआ? सर्टोली। ठीक है बबुआ। अब सर्टोली कोशिका का काम क्या होगा? इस कोशिका द्वारा प्राणु को पोषण प्रदान किया जाएगा। प्राणु को पोषण प्रदान किया जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बबुआ? प्राणु का निर्माण,
होगा कहाँ पे? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होगा? शुक्र जनन। और शुक्र जनन नलिका जो है शुक्राणु को निर्मित करेगा, वह शुक्राणु अपरिपक्व हो। वह शुक्राणु कैसा होगा? अपरिपक्व। यदि शुक्राणु अपरिपक्व है तो उसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो बाद में परिपक्व होकर क्या बनता है बबुआ? स्पर्म बनता है। तो बबुआ जब शुक्राणु अपरिपक्व होगा, ये धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा? अपरिपक्व शुक्राणु सरटोली कोशिका में। सरटोली कोशिका में जैसे ही ये पहुंचेगा बबुआ, इसकी कोशिका द्वारा शुक्राणु को क्या प्रदान किया जाएगा बबुआ? पोषण प्रदान का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये है बबुआ, टू गो क्वेश्चन का आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 वाला, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता? निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता? ऑप्शन भी ले लीजिए। ए प्रजनन नलिका में, अधिवृषण में, सी सरटोली कोशिका में, और डी नॉट। पहला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दो का आंसर चांदनी संतोष का सी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन तब बताना, शुक्राणु को पोषण कौन कौन देता है? ए सरटोली कोशिका, का बी लिंग कोशिका, सी जनन नलिका, और डी पेटे पेटे वृष। अब बबुआ आप लोग थोड़ा आंसर, किसका ए? एक पहला का ए कि दूसरा का ए होगा। शुक्राणु को पोषण देने का काम सर। तब बबुआ फिर शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ठीक है, 2 का तो सही है, 1 का आंसर, 1 का भी तो आंसर होना चाहिए ना। यहां देखिए, थोड़ा बैक आइए। शुक्र जनन नलिका की संख्या 750 होती। यह अति कुंडलिक संरचना है।
संरचना वाली नलिका है जहां जहां शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्र के बाद ये दूसरा पॉइंट भी हमने लिखा है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, वो हुआ शुक्र जनन नलिका में हो रहा है। लेकिन ये शुक्राणु परिपक्व नहीं है, इन्हें शुक्राणु अपरिपक्व होगा। इस कोशिका में जो शुक्राणु बनेगा वो पूरी तरह से परिपक्व या विकसित नहीं है। तो इस अपरिपक्व शुक्राणु को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और स्पर्मेटोजोआ बाद में परिपक्व होकर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो अपरिपक्व शुक्राणु कहाँ पहुंचता है, सर्टोली कोशिका के पास पहुंचता है। और इस सर्टोली कोशिका के पास जब जाया पहुंचता है तो इस कोशिका द्वारा उसे पोषण दिया है। क्लियर है सबको यहां तक बुआ? तो एक कोशिका तो क्लियर हो गया भाई कि सर्टोली कोशिका पोषण देता है। अब और भी कुछ चीजें हैं, दूसरी कोशिका समझ लो, फिर एक और चीज बताएंगे तुमको। देखो, एक कोशिका जो है, एक कोशिका जो है सर्टोली कोशिका, उसने तो पोषण दे दिया। अब जो शुक्र जनन नलिका है के बाहर में एक क्या होता है, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका होता है। इसी कोशिका का नाम अंतरा कोशिका भी है। तो वह ये जो लीडिंग कोशिका है या जो अंतरा कोशिका है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, लीडिंग कोशिका या अंतरा कोशिका, यह शुक्र जनन नलिका के साथ, नलिका के साथ संयोजी तक के जैसा होता है। ठीक है, के बाद इस कोशिका द्वारा, कोशिका द्वारा एंड्रोजन या टेस्टास्टेरोन, कई बार इसे पुंजन बोला जाता है, पुंजन हार्मोन, टेस्टास्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। स्राव किया जाता है। ये एक पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव में, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एंड्रोजन या टेस्टास्टेरोन हार्मोन कौन बनाएगा बबुआ, टेस्टास्टेरोन हार्मोन बनाएगा बबुआ, लीडिंग कोशिका। या लीडिंग कोशिका बना दे या चाहे अंतरा कोशिका बना दे। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस एक बार रिप्लाई दीजिए। रितु यस, क्या संदेश यस, और लोग बताइए। अब ये लीडिंग कोशिका या अंतरा कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बबुआ, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा कहेगा, टेस्टास्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो कहां से स्रावित होता है बबुआ आपका, लीडिंग कोशिका। अब क्वेश्चन ये उठता है बबुआ, इस हार्मोन का काम क्या है, इस हार्मोन का काम क्या है बबुआ। तो आइए जानते हैं बचवा कि क्या काम है। देखिए, जो टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, क्या है, टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, टेस्टास्टेरोन हार्मोन है। इस हार्मोन द्वारा कुछ न कुछ किया जाता है,
टेस्टास्टेरोन हार्मोन करेगा क्या बबुआ? क्या करेगा? तो टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, यह हार्मोन जो टेस्टास्टेरोन हार्मोन है, यह हार्मोन क्या करता है? नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। अब आप लोगों को प्रश्न उठ रहा होगा कि सर द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? टोली कोशिका का कौन नियंत्रण कर रहा है बाबू? टेस्टास्टेरोन। ध्यान दो लो, सर्टोली कोशिका का नियंत्रण के बारे में अब टेस्टास्टेरोन ने क्या किया? द्वितीय लैंगिक लक्षण ला। अब भैया द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है बचवा? द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? लैंगिक लक्षण क्या है बबुआ? ध्यान दीजिएगा, द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है बबुआ? नर का आवाज भारी होना, भारी होना। दूसरा क्या है? कंधा चौड़ा होना। चौड़ा होना।